दोस्तों, फॉरवर्ड पेज में मैं नवल किशोर कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं स्त्रीवादी लेखक चिंतक अंजनी सिन्हा जी के साथ हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं इनके साथ कुछ गुफ्तगू कर पा रहा हूं। और ये गुफ्तगू हम केंद्रित कर रहे हैं स्त्रियों के विमर्श को लेकर के। स्त्रीवाद आज एक नए दौर में पहुंच चुका है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसमें मार्क्सवादी विचारधारा भी शामिल है, सामाजिक जो सोशल जस्टिस की विचारधारा है वो भी शामिल है, और एक दलित स्त्रीवाद भी सामने आया है। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, मैम, ये जो स्त्रीवाद है, फेमिनिज्म है, इसमें इस दलितों के लिए, दलित महिलाओं के लिए क्या है? देखिए, फेमिनिज्म की शुरुआत ही इस बात बराबरी को लेकर के हुआ। कहीं अन्याय था, पितृसत्ता को लेकर के अन्याय था, जिसकी वजह से महिलाओं की बराबरी हो, उन्हें न्याय मिले, इस बात को लेकर के फेमिनिज्म की शुरुआत हुई। लेकिन फेमिनिज्म अलग अलग, कोई एक फिक्स कि ये फेमिनिज्म है, अलग अलग समाज में, अलग अलग दौर में, अलग अलग क्षेत्र में फेमिनिज्म का स्वरूप बदलता रहा है, उसका नेचर बदलता रहा है। तो हमारे देश में जैसा कि जाति व्यवस्था एक विशेष तरह की जाति व्यवस्था है और यहाँ अलग तरह के दमन उत्पीड़न आज भी कायम है, तो निश्चित तौर पर यहाँ फेमिनिज्म को लेकर के ये मांग भी उठती कि विशेष तौर पर दलित महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था हो, कैसे न्याय की लड़ाई लड़ी जाए जी। तो एक तो जेंडर बराबरी को लेकर के संघर्ष रहा है, मांग रही है, जो किसी भी जाति को हो, किसी भी क्लास की हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति को, एक वो जेंडर बराबरी के बाद फेमिनिज्म में महत्वपूर्ण रहा है। दूसरी तरफ विशेष स्थिति चूंकि दलित महिलाओं का है, तो निश्चित ये मांग उठी कि वहाँ पे इस मुद्दे को विशेष तरह से देखा जाए। और इसी बात को लेकर के ये आरोप भी लगा फेमिनिज्म पे कि सवर्णवादी मानसिकता है यहाँ पे, क्योंकि शुरू के दौर में चाहे इत्तेफाक कहिए या जो भी समाज का असर कहिए, कि अधिकतर उसमें सवर्ण महिलाओं की बहुतायत रही। और हो सकता है कि चाहे या चाहे बहुत फोकस नहीं बन पाया दलित महिलाओं को लेकर के। तो जायज़ मांग थी कि भाई वहाँ पे उनका भी अधिकार बने और उनका भी मांग को शामिल किया जाए उसमें। मतलब मेन बात तो चूंकि जेंडर के इशू को लेकर के था, तो कहीं ये उस तरह से उभर के नहीं आया कि दलित महिलाओं के लिए कम होता। दोस्तों, मैम का कहना वाजिब है कि जो फेमिनिज्म की शुरुआत हुई उसमें जेंडर के विषय पर हुई, और इसमें दलित स्त्रियों के हक हुकूक की बात भी आई, लेकिन बात के कालांतर के दौर में ये बात कहीं ना कहीं दब गई। मैम, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं इसके? मतलब राजनीतिक कारण क्या हो सकता है? मतलब दलितों का मुद्दा चूंकि समाज में सभी जगह एक तरह से उपेक्षित मुद्दा रहा, तो औरत समुदाय कोई समाज से बाहर का समुदाय तो नहीं है। यहाँ पे दलित औरतों के साथ ये हुआ कि वो पूरा सवर्ण जाति की उत्पीड़न तो झेलती ही थी, अपने यहाँ की पितृसत्ता भी झेलती रही वो। तो पूरे समाज में अगर वो दबा हुआ मुद्दा है और आज भी न्याय और बराबरी नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो सबसे नीचे होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। और उसमें दलित महिलाओं को दलित पुरुषों से भी मार पड़ी और सवर्ण व्यवस्था से भी मार पड़ी। तो राजनीति इसमें, मतलब राजनीतिक रूप से भी ये मुद्दा तो पूरा एक समाज में बराबरी दिलाने वाला अभी तक तो मुद्दा नहीं बन पाया ना। और इसीलिए अभी चूंकि गैर बराबरी है, अभी उत्पीड़न है, अभी शोषण है, तो फेमिनिज्म में भी ये मुद्दा स्वाभाविक तौर पर बनेगा और ये मुद्दा छाएगा। मैम, फेमिनिज्म का जब सवाल होता है तो एक बड़ा सवाल आता है, वो संसद में, विधानसभा में आरक्षण को लेकर के, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात हो, जिसके लिए पहले जो यूपी की गवर्नमेंट थी उसने एक बिल भी लाई थी वो सरकार, लेकिन मौजूदा सरकार ने कोई कोशिश नहीं की है।
हम इस सवाल के बाद में जाएंगे। पहले तो जो विरोध जो सोशल जस्टिस पार्टियां या कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने उठाए थे, उनका केंद्र था कि कोटा इन कोटा हो। पहले कोटा इन कोटा के सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये स्पष्ट है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी, अगर लोगों की सहमति होती, अगर लोगों की इच्छा होती, तो बहुत बहुमत वाली सरकारें, और आज भी है और इसके पहले भी रही हैं, तो वो तो मान लिया गया होता। लेकिन चूंकि पितृसत्तात्मक विचार इतना जबरदस्त ढंग से बैठा हुआ है कि पंचायत में तो वो देने को तैयार है, पंचायत में दे दिया, लेकिन संसद में नहीं देंगे, विधानसभा में नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि जहाँ समाज में इतना जबरदस्त दबाव है, वहाँ कदम कदम तय करना चाहिए कि हम पहले एक कदम हासिल करें और उसके बाद हम फिर दूसरा कदम हासिल करें, फिर तीसरा कदम हासिल करें। तो मुझे लग रहा था कि ये एक बहाना भी मिल गया संसद में मामला लटकाने का कि कोटा इन कोटा हो। हम किसी भी तरह के आरक्षण को अंतिम लड़ाई नहीं देखते हैं। वो क्या है, एक सुविधा है हमें अगली लड़ाई लड़ने के लिए, वहाँ तक पहुँच करके हमें अगली लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं इस बात की तो पक्षधर हूँ कि वहाँ भी कोटा इन कोटा भी होना चाहिए और वहाँ दलित महिलाओं को, पिछड़े लोगों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सवर्ण महिलाओं को बाकी भी बहुत सारे मौके हैं जी इस तरह का। तो मैं इस बात के तो पक्षधर हूँ, पर स्ट्रेटजी के तौर पर मुझे लगता है कि जब मांग ना मानी जाती हो और वहीं आप अंतिम जो लक्ष्य है आपका वो पहले आपने रख दिया, तो जो लोग लटकाना चाहते हैं वो उनको आराम से बहाना मिल गया लटकाने का। तो मुझे स्ट्रेटजी के तौर पर लगता था कि पहले ये मांग माननी चाहिए कि आप आरक्षण दो। जिस दिन ये आरक्षण मिल गया, एक दिन भी गंवाए बिना दूसरी लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए कि हमें उसके अंदर कोटा चाहिए, उसके अंदर दलित महिलाओं को, उसके अंदर पिछड़ी महिलाओं को। जिस तरीके से देश में जब संविधान बना तो आरक्षण की बात जो है, आरक्षण बाबा साहब ने दिया और उसको लागू होते होते इतने समय बीत गए और आज भी आरक्षण का लाभ जो है दलितों पिछड़ों को समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा है। जो पार्टियां विरोध कर रही थी कि कोटा इन कोटा हो पहले, उसके बाद ही महिलाओं को आरक्षण मिले संसद वगैरह में, उनके इस डर को कैसे खारिज किया जा सकता है यदि इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोटा के अंदर कोटा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो मांग कर रहे हैं, देखिए वो वैसे लोगों ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर के भी एक तो विरोध किया और दूसरी महिलाएं मतलब इस तरह की बातें की ना जो एकदम स्त्री विरोधी है कि यहाँ तो इस तरह की महिलाएं पहुंचेंगी, आपने प्रकृति शब्द याद होगा, इस तरह की महिलाएं पहुंचेंगी ऐसा। तो ये तो किसी तरह से महिलाओं पर आक्षेप भी है ना इस तरह का। मुझे लगता है कि मतलब सही मांग को गलत ढंग से उठाया गया। मांग वाजिब है और उसको जिस तरह से उठाया गया वो, इसमें अगर ज़्यादा लोग इस बात के पक्षधर हैं ही नहीं कि किसी भी प्रकार का आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनके लिए तो ठंडे बस्ते में डालने का बहाना मिल गया। पर्सनली मेरा इसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी के तौर पर इसको ऐसे कहा जाना चाहिए कि आपकी जिसकी भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, जिसकी भी बहुमत की सरकार रही है, कि बहुमत की सरकार है, आप इस आरक्षण को आप लागू करो, पास करो और उसके बाद हम फिर वो लड़ाई लड़ें। मैम, जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने भी प्रतीकात्मक रूप से मीरा कुमार जी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं उसमें गांधी अभी भी हैं, देश की राष्ट्रपति भी एक समय राष्ट्रपति रहे हैं। उसी तरह का फार्मूला जो मौजूदा सरकार है उसने भी अपनाया है। शीर्ष पदों पर खास करके संसद लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में एक महिला हैं। आपको लगता है ये जो प्रतीकात्मक है ये क्या है? बिल्कुल इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब अगर हम किसी मतलब उस तरह से तो इंदिरा गांधी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रही है, शुरू से हमारे यहाँ मतलब वोट देने का अधिकार भी बाहर के देशों में मिला, उससे पहले हमारे यहाँ मिल गया। इस तरह से अगर देखें तो ये मतलब एक एक लोगों को चुन करके आप कहें कि IAS औरतें इतनी हो गई, PCS औरतें इतनी हो गई, और ऐसे पदों पर ऐसी पितृसत्ता को ऐसे नहीं देखा जा सकता है। एक तो ठीक है कि वो अधिकार के तौर पर हर पोस्ट पर बैठने का अधिकार है औरतों को, और उसके तौर पर अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और ये सब होते हैं तो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम उसी को न्याय मांग ले, उसी को मान ले कि जेंडर जस्टिस है, तो सही नहीं है।
क्योंकि पितृसत्ता का क्या मतलब है? पितृसत्ता का मतलब सिर्फ पुरुष से नहीं है। पितृसत्ता एक मानसिकता है जो किसी औरत में भी हो सकती है और किसी आदमी में भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम में से कोई किसी एक को हम खाली पोस्ट पर बैठा दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारी पॉलिसी वो वैसा बनाएंगे जो कि महिलाओं के पक्ष में हो, क्योंकि वो तो एक सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि पितृसत्ता की समझ ही गलत है। पितृसत्ता का मतलब ये मान लेते हैं कि औरत जो कहेगी या औरत जो पॉलिसी लागू करेगी वो हमेशा औरत के पक्ष में ही होगा, ये जरूरी नहीं। तब तो पूरा सोशलाइजेशन, पूरा समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसी को हम खारिज कर देंगे। अगर औरत पैदा होती है पितृसत्तात्मक समाज में, वो पलती बढ़ती है पितृसत्तात्मक समाज में, शिक्षा ग्रहण कर रही है वो पितृसत्तात्मक समाज में, तो उसका अपना जेहन, उसका अपना मानसिक बनावट इससे परे कैसे हो सकता है? ये तो विज्ञान के खिलाफ है। आप जेंडर जस्टिस की जो लड़ाई है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी जो पहले काफ़ी खुलकर सामने आ रहा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, अब वो नहीं आ रहा? क्या आपको लगता है कि सिविल सोसाइटी या ये जो बौद्धिक खेमा है उसको एक राजनीतिक ललकार की आवश्यकता है? हाँ, निश्चित है। आप दरअसल खाली ये महिलाओं के संदर्भ में लागू नहीं होता है। आप मतलब कोई भी समाज हमेशा आंदोलन वाले फेज में नहीं होता है। कभी कभी सड़कों पर ज़्यादा लोग दिखेंगे, सड़कों पर ज़्यादा आंदोलन और ज़्यादा कैंपेन चलेगा, कभी वो पीछे का दौर होता है। तो किसी भी मुद्दे को, चाहे वो स्त्री के मुद्दे को ले लें, चाहे वो अमीरी गरीबी के मुद्दे को ले लें, चाहे वो बाकी समाज सुधार के मुद्दे को ले लें, ऐसा अभी ये फेज ही ऐसा है जिसमें कि उतना ललकार दिखता नहीं है आपको, उतना ज़्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद दिखता नहीं है ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष की लड़ाइयाँ नहीं चल रही हैं, अलग तरह से चल रही हैं, लेकिन चल रही हैं, तैयारी की चल रही है। दूसरी तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा चल रहे हैं, अपने आप को कंसोलिडेट करने का प्रोसेस ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा दूसरी तरह से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 80 के दशक में दहेज को लेकर के और सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के जिस तरह का आंदोलन हुआ उसी तरह से आज के भी दौर में हो। आज के दौर की मांग अलग हो सकती है, आज के दौर का तरीका अलग हो सकता है लड़ने का, लेकिन लड़ाई है। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि समानता वाली समाज बन गया है, तब तक तो लड़ाई को रोकी ही नहीं जा सकती किसी भी तरह से। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जेंडर जस्टिस की जो लड़ाई थी और जो संसद में आरक्षण की जो लड़ाई है वो जारी है, अलग जारी है। आरक्षण की भी बात किसी न किसी रूप में तो डिमांड बना रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ आधी आबादी नहीं पहुँच रही है तो किसी भी अर्थ में चले, लेकिन चलेगा, ये कोई रोक नहीं सकता है उसको। मैम संक्षेप में बताएं कि मैं आपका समय ज़्यादा ले लिया, आपको कहीं निकलना है, संभावनाएं क्या दिखती हैं? कितने वर्षों में ये जो पितृसत्तात्मक जो राजनीतिक व्यवस्था है वो मजबूर हो जाएगी महिलाओं की इस चिर प्रतिष्ठित मांग को मानने के लिए? मुझे लगता है कि जैसे जैसे समाज सभ्य बनता जाएगा, क्योंकि अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि सभ्य, जिस समाज में इस तरह का वायलेंस है, इस तरह के गैर बराबरी है, वो तो समाज असभ्य समाज है। तो जैसे जैसे समाज में आधुनिकता आती है, आधुनिकता से हमारा मतलब सिर्फ आधुनिक दिखने से नहीं है, विचारों में आधुनिकता। आधुनिकता का मतलब है जस्टिस की बात करना, आधुनिकता का मतलब है बराबरी की बात करना, आधुनिकता का मतलब है कि किसी भी प्रकार का शोषण उत्पीड़न आपके समाज में मौजूद ना हो। तो जब तक ऐसा समाज नहीं बनता है तब तक अलग से औरतों को कुछ मिल जाएगा, अलग से दलितों को कुछ मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा सुधार होता रहेगा, लेकिन अलग से मिल जाएगा, अलग से उनकी दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाकी सारी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उन सारी लड़ाइयों में हिस्सेदारी बननी चाहिए। और फेमिनिज्म में भी, स्त्री आंदोलन में भी, बाकी सारे आंदोलन जो भी हैं, चाहे वो जाति को लेकर के है, चाहे वो सांप्रदायिकता को लेकर के है, चाहे वो बाकी तरह के जस्टिस को लेकर के है, वो शामिल है। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरे समाज में बराबरी नहीं आती है तो सिर्फ औरतें बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी लड़ाई आइसोलेशन में नहीं होगा, अलग से नहीं होगा। हम लड़ते जाएंगे, मांग करते जाएंगे, लेकिन हमारी एक निगाह समाज के बाकी दिक्कतों पर, बाकी अन्याय पर रहेगा।
और वो समानता मिलता है तो ही अल्टीमेटली समानता मिलेगी। मतलब जस्टिस वाले समाज में ही जस्टिस मिल सकता है। दोस्तों, फॉरवर्ड प्रेस भी महिलाओं के अधिकार के समर्थन में खड़ा होता रहा है और महिलाओं के जो हक और हकूक का सवाल है उसको हम उठाते रहे हैं। हमने अंजनी सिन्हा मैम से बातचीत की। अंजनी सिन्हा जी, आपने फॉरवर्ड प्रेस के साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।